एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लासेस चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आज से मैंने टीजीटी का एक नया सेशन स्टार्ट किया है कि अब तक जितने भी हमारे क्वेश्चंस जो टीजीटी या पीजीटी में आए हुए हैं डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स में, वो लेकर मैं सीरीज़ आई हूँ। आज ये फर्स्ट सीरीज़ है। तो ये मैंने पहला जो लिया है मध्यकालीन भारत, जिसे मिडवल इंडियन भी बोला जाता है, मिडवल हिस्ट्री बोला जाता है, वो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आज मैं लाई हूँ। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे और ये आप ज़रूर करिएगा क्योंकि हर बार ये एग्ज़ाम में आता ही। तो ये मैं अपने नोट्स में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए थे वही सीरीज़ में आपके सामने ला रही हूँ और ये फटाफट करते हुए चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जब तक एग्ज़ाम आएगा उससे पहले हम लोग ये सीरीज़ ख़त्म कर लें और आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया है। आज मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट स्लॉट में मैं 20 करके हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये लिया है मैंने मध्यकालीन भारत, सल्तनत काल से संबंधित आज के क्वेश्चंस हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। स्लेव डायनेस्टी कहते हैं जिसे। तो गुलाम वंश का संस्थापक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल था 1206 से 1210 तक। गुलाम वंश यानी ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मप्रिय और जिसे कहते हैं ना सबसे भरोसेमंद गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने तराइन के युद्ध में और बाकी युद्धों में भी उसका बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। तो गुलाम वंश का, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इस वाली डायनेस्टी, इस वाले वंश को बुलाता है गुलाम वंश और उसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा क्वेश्चन है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। तो वो है आंसर हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को कह दिया, पर जब अगर वास्तविक आ जाएगा तो याद रखेगा इल्तुतमिश आएगा। वो इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो सिर्फ 4 साल का था। देखिए, स्थापना तो उसने गुलाम वंश की कर दी थी पर वो ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाया। सिर्फ 4 साल के में ही उसकी मृत्यु हो गई और चारों तरफ जिसे कहते हैं ना कोहराम मचा हुआ था। जैसे उसकी गद्दी हटी, जैसे ही गद्दी से राजा मरा, उसके बाद चारों तरफ लड़ाई चल रही थी। तो उस समय पर इल्तुतमिश, जो उसी का ही गुलाम था एक, उसने उस गद्दी को संभाला और चारों तरफ के जितने भी विद्रोह थे अपने आसपास के सबको दबाया। इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है, क्योंकि इसी ने ही गुलाम वंश को बहुत आगे तक बढ़ाया है। नेक्स्ट आ जाएगा सल्तनत काल में किस शासक को गुलामों का गुलाम। तो इसका आंसर भी क्या है हमारा, इल्तुतमिश। ये गुलामों का गुलाम था। गुलाम मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए गुलामों का गुलाम भी किसे कहा जाता है, हमारे इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश था और गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को बोला जाता है। लाख बख्श की उपाधि मतलब लाखों का दान करने वाला, तो ये है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श, पील बख्श यानी हाथी का दान करने वाला। तो इसको किसको बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपनी राजधानी कहाँ बनाई। जब ये राजा बना तो इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। लाहौर। दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद। अब दिल्ली में बनने वाली, याद रखिएगा, दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, जहाँ पर हमारा आपको याद होगा कि कुतुब मीनार भी है, वहीं पर ही इसने क्या बनाई थी, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। ये दिल्ली में बनने वाली है और भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है। ये दोनों किसने बनाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। याद रखिएगा, इसके आगे भी लिख देंगे ऐबक। और भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी हमारी 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनाई थी इसने अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा इस मस्जिद का नाम है। ये इसने बनाई थी अजमेर में। ये जो इसने जहाँ पर जो मस्जिद बनाई थी, एक यहाँ गृहराज फोर्थ
जो चौहान वंश के राजा थे, उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर, संस्कृत विद्यालय खोला था जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे। वो तोड़कर इसने वहाँ पर क्या बनाया, मस्जिद बना दी, जिससे क्या बोला था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। लोग समझते पता नहीं कोई बुक है क्या है, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो अजमेर में है। और किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने ही दिल्ली में भी मस्जिद बनाई है, और भारत में भी पहली मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और ये किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का बेटा था जो बहुत जल्दी जिसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। और ये भी कहाँ है? हमारा दिल्ली में ही है। अलाई दरवाज़ा, अलाई यानी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये अलाउद्दीन खिलजी। आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया है, याद रखिएगा। आगरा शहर सिकंदर लोदी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, परंतु दिल्ली के उलेमाओं ने उसे इजाज़त नहीं दी? तो इसमें आएगा अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसा राजा रहा है, ऐसा सुल्तान रहा है जिसने नई नई नीतियाँ लाया, और ज़्यादातर नीतियाँ इसकी बहुत सफल रही हैं। इसीलिए पहला राजा था जिसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी, लगभग पूरे दक्षिण भारत पर इसने पूरा विजय अभियान चलाया था। ये पहला राजा था अलाउद्दीन खिलजी। ये चाहता था कि मैं अपना एक नया धर्म लाऊं, मगर जो दिल्ली के उलेमा, जो इस्लाम धर्म के जो बड़े बड़े उलेमा थे, उन लोगों ने इसे मना कर दिया कि तुम नया धर्म नहीं ला सकते। किस सुल्तान ने भूमि कर यानी जो लगान था 50% कर दिया था? तो इसमें भी कौन है हमारा? अलाउद्दीन खिलजी। भूमि पर, जिसे कहते हैं ना, घर पर और कृषि पर इसने क्या किया था? बहुत सारे कर लगा दिए थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। और इसने क्या किया था? पहले ये 25% था, उसको बढ़ाकर इसने क्या कर दिया? लगान को 50% कर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास लगान आए। और वो क्या किया? वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहासकार बहुत बड़ा अर्थशास्त्री भी बोलते हैं। बहुत तेज़ दिमाग था इसका कि कैसे करके मैं कहाँ से कमाई कर सकता हूँ। तो उस वक्त इसने क्या किया था कि भूमि कर यानी लैंड पर क्या कर दिया? 50% का टैक्स लगा दिया था। दीवाने कोही विभाग कृषि से संबंधित है, याद रखिएगा, कृषि से। और कौन लाया था इसे? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही या का से कोही, का से कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। मोहम्मद बिन तुगलक भी अलाउद्दीन की तरह बहुत सारी नई नीतियाँ लाया, बहुत कुछ उसने करना चाहा, बट वो जहाँ जितनी भी नीतियाँ लाया वो सारी उसकी फेल हो गई। जो भी उसने सोचा कि मैं ये करके ऐसे कर लूँगा या आगे बढ़ा दूँगा अपना साम्राज्य, बट वो नहीं कर पाया। इतना वो सक्सेसफुल नहीं रहा जितना अलाउद्दीन था अपनी नई नीतियों को लाने में सक्सेसफुल। तो इसने एक खोला था दीवाने को ही कृषि से संबंधित। इसने इसमें क्या किया था कि कृषि को इसने कहा था कि जो जिस हिसाब से मौसम चलते हैं ना, कि गर्मी है, सर्दी है, अलग अलग मौसम, उसी हिसाब से किसानों को अपनी फसलों का भी चयन करना चाहिए। रबी के बाद खरीफ, खरीफ के बाद जायद, कुछ इस तरह से इसने नई नई फसलों के बारे में बताया कि इस तरह से स्टार्ट करो कि गर्मियों में ये फसल बोई जाए, सर्दियों में ये फसल बोई जाए, यहाँ पर पानी ज़्यादा तो ये। लेकिन ये भी क्या हुआ, ये जो इसने विभाग चलाया ये भी ज़्यादा दिन नहीं चला, और इसने जितनी भी ज़्यादातर नीतियाँ बनाई उसे इसे वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने बेरोज़गारी के लिए रोज़गार विभाग, जिसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक का तीजा बोल सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के रिश्ते में था, और ये आखिरी, जिसे कहते हैं ना तुगलकों का आखिरी वंशज था। इसके बाद ज़्यादा तुगलक साम्राज्य बढ़ा नहीं। तो किस सुल्तान ने बेरोज़गारी के लिए रोज़गार विभाग खोला? फिरोज शाह तुगलक बेरोज़गारी हो गया, दासों के लिए, गरीबों के लिए इसने बहुत ज़्यादा दान दिया है। दासों के लिए भी इसने बंदगान करके कुछ खोला था, दीवाने बंदगान। ये दासों को बहुत प्यार करता था।
तो इसने क्या किया, सुल्तान ने बेरोज़गारी के लिए रोज़गार विभाग खोला था, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यहाँ पर लिख दो PWD। इसको भी किसने शुरुआत की थी, फिरोज शाह तुगलक लाया था, जन कल्याणकारी नीतियाँ लाया था ये। किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज शाह तुगलक। इसका भी आंसर क्या है हमारा, फिरोज शाह तुगलक सबसे अधिक गुलाम थे इसके दरबार में, ये अपने गुलामों को बहुत ज़्यादा चाहता था, समझ गए। तो उनके लिए इसने क्या किया था, दीवाने बंदगान, दीवान ए बंदगान करके एक विभाग बनाया था इसने। और गरीबों के लिए भी इसने क्या किया था, गरीबों का मसीहा भी बोला जाता है, गरीबों के लिए भी इसने, मुस्लिम गरीबों के लिए इसने दान का विभाग खोला था कि जो भी गरीब है वो वहाँ से दान लेकर आगे अपना, जिसे कहते हैं ना कि लाइफ को जीवन निर्वाह कर सके। सल्तनत काल का विद्वान और मूर्ख, ये बहुत बार आता क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल का विद्वान, विद्वान इसलिए बोला जाता है इसे कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी नीतियाँ तो बहुत अच्छी थी, मगर जो समय था शायद वो इसके अनुकूल नहीं था। कुछ नीतियाँ बता देते कि इसने क्या किया था कि अपनी राजधानी, पहले इसकी दिल्ली में थी, इसने क्या किया, अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया सेंटर में, ठीक है। वो इसका गलत हुआ। सब लोगों, जब लोग बेचारे सब कुछ अपना सामान, अपना घर बार छोड़कर दौलताबाद में बसे, तो लोगों ने इसे बहुत कोसा, क्योंकि आसानी से कोई अपनी जगह से नहीं जाना चाहता। वो इसका फिर वापस से दिल्ली वापस लौटा। दूसरा इसने क्या किया कि जो, जैसे ये क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने लगान को 50% कर दिया था, तो इसने भी क्या किया, गंगा जमुना जो मैदानी एरिया था वहाँ पर इसने कृषि कर क्या कर दिया, 50% लगा दिया कृषि पर कर, कि कृषि कर कितना देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, किसानों को 50%। लेकिन उसी साल क्या हुआ कि इतनी बुरा अकाल पड़ा कि इसको किसानों को, किसान तो कर तो दे नहीं पाए, इसको उल्टा किसानों को क्या देना पड़ा, अपने खजाने से पैसा देना पड़ा ताकि वो लोग अपना जीवन निर्वाह कर सके। इतना बुरा अकाल पड़ा। और भी इसने कई सारे, जैसे खरासान का युद्ध इसने क्या किया कि पहले से ही मंगोलों के आक्रमण के लिए इसने सेना की तैयारी कर ली और सेना को 6 महीने पहले रख लिया। इतनी बड़ी सेना इसने तैयार कर दी, उसका रहन सहन, खान पान, उसमें इसका बहुत ज़्यादा पैसा लग गया। उस साल कोई मंगोल आक्रमण भी नहीं हुआ। इसने करे तो बहुत सोच समझ के काम थे, मगर समय बड़ा बलवान होता है, जिसे कहते हैं, समय ने इसको इजाज़त नहीं दी, इसलिए इसने जितने भी काम किए सारे गलत साबित हुए। इसलिए इसको विद्वान और मूर्ख दोनों राजा बोला जाता है। कि सल्तनत काल का सबसे मूर्ख राजा कौन था, तो भी मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल का वह राजा जिसने बहुत कदम तो उठाए सोच समझकर, पर समय ने उसका साथ नहीं दिया, तो भी आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, तो ये एक वो थे बदायूनी, इतिहासकार थे बदायूनी। इन्होंने किसके बारे में लिखा है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जब तुगलक की मृत्यु हुई, तो तब इन्होंने कहा था कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि आए दिन इतनी नीतियाँ लाता था कि सारी क्या होती थी, गलत फेल होती थी, तो प्रजा भी परेशान हो गई थी इससे। तो जब ये मरा तो लोग बड़े सुखी हुए कि अच्छा हुआ यार ये मर गया, बहुत ज़्यादा सिरफिरा शासक था ये, ठीक है। इसलिए बदायूनी एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। क्वेश्चन आता है कई बार कि ये लाइनें किस राजा के लिए लिखी गई हैं, तो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और किसने बोली ये लाइनें, तो आएगा बदायूनी। अब आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का आरंभ किसने कराया, तो कुतुब मीनार का आरंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा, कुतुब मीनार का आरंभ किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था, वास्तविक जो संस्थापक था इल्तुतमिश ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का आपको पता है कि सिर्फ 4 साल का कार्यकाल था, जो कि ज़्यादा नहीं था। ये इसने शुरुआत तो करी थी पर ये पूरा नहीं करवा पाया। तो इल्तुतमिश जब दूसरा इसका, वो भी इसका क्या था, सेवक ही था, गुलाम था, तो उसने उसको कुतुब मीनार को पूरा करवाया। पर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि जिसे क्या है, बहुत बड़ा तूफान है, 2 मीनारें ढह गई, 3 रह गई। तो फिर फिरोज शाह तुगलक जो क्या था, तुगलक वंश का शासक था, उसने फिर ये मरम्मत कार्य करवाया, दोबारा से ठीक करवाई उसने
कुतुब मीनार की मीनारें। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि कुतुब मीनार का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरा किया इल्तुतमिश, लेकिन मरम्मत का कार्य किसने कराया? तो मरम्मत का कार्य कराया फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि अबुल फजल का भाई कौन था? अब अबुल फजल कौन है? अबुल फजल थे जिन्होंने अकबरनामा लिखी है। ये अकबर के दरबार में रत्न थे। जो राज्य का वर्णन है या वो बोल सकते राज व्यवस्था के बारे में इसने लिखा है अपने किसमें? आईने अकबरी में, कि अकबर को देखो इस आईने से, एक तरह से ये बोला गया है। इसी का भाई था एक जो अकबर के दरबार में, उसे भी क्या बोला जाता है? उसे भी 9 रत्नों में से एक बोला जाता है, फैज़ी। इसी का भाई था फैज़ी, और ये भी क्या था? ये भी एक राइटर था। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए चुने थे मध्यकालीन भारत के। अगले उसमें भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लाऊंगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टीजीटी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। प्लीज़ आप ये ज़रूर करिए, और ये विद आंसर्स हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया है। ये हमने मध्यकालीन भारत के टोटल आज 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, और नेक्स्ट वाले में मैं और इसके आगे सल्तनत काल के ही या मध्यकालीन भारत के ही नेक्स्ट क्वेश्चंस लाऊंगी। 20 या 25 क्वेश्चन कोशिश करूंगी कि हम 25 क्वेश्चंस तक हर उसमें करें, ताकि पेपर आने तक हम काफ़ी क्वेश्चंस कर पाएँ या पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाए इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।